हेलो स्टूडेंट्स, अब हमने अपनी पिछली वीडियोस में मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था और ये मोशन की पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग मोशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड आगे की जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाले हैं यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैंने जो अपने लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो मैंने एक्सीलरेशन पे छोड़ा था। एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण पे मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से और यहीं पे मैंने अपनी क्लास को जो है लास्ट किया था यहीं पे ही। इसको डिसाइड शुरू से स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि A बराबर होता है V माइनस यू अपॉन में T, जहाँ पे V जो होता है वो हमारी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। फाइनल वेलोसिटी यानी कि जिसको हम लोग अंतिम वेग बोलते हैं, अंतिम वेग बोलते हैं। और u जो होता है वो होता है हमारा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं और t हमारा टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है, समय को। समझ में इतनी बात हमने डिस्कस किया था और मैंने ये भी बताया था कि इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर सेकंड की पावर -2। SI यूनिट आपको नहीं भूलनी है, ठीक है ना। SI यूनिट हमें ज़रूर ध्यान रखनी होती है क्योंकि न्यूमेरिकल करते टाइम हमें ये काफ़ी जो है हेल्प करता है। अब इसको हम लोग आगे समझने वाले हैं कि मैंने आपको बताया था कि इस पर एक न्यूमेरिकल लेके और उसके बेस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। मैंने आपसे बताया कि मान लीजिए कि ये हमारी कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है हमारी, ठीक, और ये हमारी जा रही है कार जो है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है ये कार, ठीक है। 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये कार जो है भाई मूव कर रही है, चल रही है, ठीक है, मोशन कर रही है। 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड बोल रहे हैं, वेलोसिटी हम यहाँ पे टर्म यूज़ करेंगे। और मैंने बताया कि भाई इसने 10 सेकंड बाद ये कार की स्पीड जो है बढ़ती है, कार की स्पीड जो है बढ़ती है और 10 सेकंड बाद इस कार की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो हो जाती है 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड जो है एक कार की वेलोसिटी हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। भाई सीधी सी बात है, अगर बंदा एक्सीलरेट कर देगा, एक्सीलरेशन लगाता है तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, यहाँ पे बढ़ा रहा है। तो हम बात करेंगे A कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। तो A का फॉर्मूला होता है V माइनस यू अपॉन में T। V मैंने बताया फाइनल वेलोसिटी जो उसकी हो गई, लास्ट में कितनी हो गई, 50 हो गई भाई, 50 मीटर पर सेकंड हो गई और पहले कितनी थी, 40 थी। अपॉन में टाइम कितना लगा, 10 सेकंड। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 10/10, यानी कि यहाँ से हमारा एक्सीलरेशन निकल के आता है 1 मीटर सेकंड की पावर -2। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, 1 मीटर सेकंड की पावर -2। यहाँ पे क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट बनता है कि क्या एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके ऊपर हमें आज डिस्कस करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला न्यूमेरिकल इसी तरीके का कुछ आता है आपके एग्जाम में, 2 नंबर में न्यूमेरिकल आता है इस तरीके का कि कार की स्पीड है वो इतना इस तरीके से हो जाता है, तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि गाड़ी पहले 40 की वेलोसिटी से चल रही थी, फिर 50 हो गई, यानी कि फाइनल वाली 50 है, ये 40 थी, हमने दोनों को माइनस कर दिया, 10/10, 1 हमारा एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकल के आ गया। अब इस चीज़ को यही समझिए, क्या ज़रूरी है कि स्पीड बढ़ेगी ही, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ियां जा रही होती है और ब्रेकर जब आता है, जब ब्रेकर आता है तो ब्रेकर जो है हमारी वेलोसिटी में रेसिस्टेंस का काम करता है। तो ब्रेकर की वजह से हमेशा हर कोई स्पीड को या वेलोसिटी को कम कर देता है वहाँ पे, समझ रहे ना भाई। ब्रेकर आता है तो आपने देखा होगा कि साइकिल हो चाहे बाइक हो चाहे कार हो, स्पीड कम करके हमें निकालना होता है। तो अब उसी चीज़ को समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेंगे, पहले इसको देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको और नोट करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे। अब यहाँ पे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझना स्टूडेंट्स कि क्या यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मान लीजिए फिर से कोई एक कार है हमारी, ये मैंने ले लिया कि ये हमारी 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है,
ये भाई ये रन कर रही है 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है रन कर रही है, और यहाँ पे कोई ब्रेकर आ जाता है, कोई ब्रेकर आ जाता है यहाँ पे, ऐसा समझ लेते हैं कि भाई ये ब्रेकर आ गया कोई हमारे रास्ते में, जैसे जिस तरीके से ब्रेकर बनाए जाते हैं, ये ब्रेकर बीच में आ जाने से क्या है भाई, अब दो ही रास्ते हैं, आपको वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी, कम नहीं करोगे तो आपको उसका अंजाम पता है। तो मान लीजिए हमने देखा कि कार की वेलोसिटी कम होती है, कार की वेलोसिटी जो है कम होती है, और अब इसकी वेलोसिटी हो गई, अब ये जो है जो रन कर रही है, ये रन कर रही है भाई 50 की स्पीड, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और कम करने में कुछ टाइम भी तो लगा होगा, ऐसा थोड़ी है कि एक ही कम कर दिया उसने, नहीं, मान लिया कि कम करने में टाइम लगा 3 सेकंड। 3 सेकंड बाद अब क्वेश्चन को समझिए कि एक कार है जो 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से रन कर रही है, ब्रेकर आने की वजह से 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो अब इसको समझिएगा, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो प्रारंभिक था, प्रारंभिक या आरंभिक क्या है 80 मीटर पर सेकंड है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टाइम मेरे पास कितना दिया हुआ है, मेरे को 3 सेकंड दे रखा है, और आगे अगर हम देखें v फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, और मैं कह रहा हूं कि भाई हमें अब a फाइंड करना है, हमें a फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमारा यही होता है कि a बराबर v माइनस यू अपॉन में t। तो a बराबर आप निकालोगे तो 50 माइनस 80 अपॉन में 3 रखेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है भाई, 50 में से 80 घटाएंगे तो माइनस का 30 अपॉन में 3 बचेगा, और 3 10 जा 30 होता है, यानी कि माइनस के 10 मीटर सेकंड की पावर -2। यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव में भी होता है और निगेटिव भी होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन, ध्यान रखना मैंने क्या बताया, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको मंदन बोलते हैं, मंदन के नाम से जानते हैं। जहां पे भी, जब भी ध्यान रखना, अगर आपकी वेलोसिटी आपकी अगर त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो क्या होगी वो कंडीशन, उसको हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन यानी कि मंदन। पॉजिटिव आएगा तब तो पॉजिटिव है ही, नेगेटिव इन केस आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। यानी समझ जाना, रिटार्डेशन का मतलब है जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगी, तो उसी को हम लोग रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने इसीलिए न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझाया है। डेफिनेशन इसकी बहुत आती है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है। तो रिटार्डेशन इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। और ऋणात्मक तब होगी, कब होती है ऋणात्मक, जब फाइनल वेलोसिटी जो है कम होगी प्रारंभिक से। समझ में आ रही होगी बात, ये क्लियर हो रही है। और ये अधिकतर स्थिति आपने देखी भी है कि गाड़ी से जा रहे हैं, ब्रेकर आ गया या कुछ हो गया, तो हम लोग वहां पे अपनी वेलोसिटी को कम करके निकलते हैं। जल्दी से इसको एक बार आप लोग नोट कर सकते हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे। रिटार्डेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, हिंदी में इसको मंदन बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये इंपॉर्टेंट था, एक्सेलरेशन ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। नेगेटिव एक्सेलरेशन या ऋणात्मक त्वरण को मंदन या रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। न्यूमेरिकल आपको आपकी किताब में सारे मिल जाएंगे। मैं न्यूमेरिकल की भी एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें सारे न्यूमेरिकल, हर टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल जरूर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नोट करेंगे। अब देखेंगे आगे। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है। अभी जब हम लोग इसमें आगे के लेक्चर्स देखेंगे तो कुछ ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें भी हमारी मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम जब मोशन की बात करते हैं, ध्यान रखना, मोशन की बात हमेशा ध्यान रखना, दो तरीके से करते हैं गति को हम लोग ध्यान रखिएगा। एक तो मैं दोनों लैंग्वेज में बताता हुआ चलता हूँ, अगर फिर भी किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही हो तो ज़रूर कमेंट कर देना,
मैं उसको ज़रूर उसकी भाषा में समझा दूंगा, जो भी भाषा आपको समझ में आती होगी उस लैंग्वेज का यूज़ करके। तो यहाँ पे अगर जो मैं बात कर रहा हूँ, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, जब गाड़ियों की बात आई है इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। इसको हिंदी बोलते हैं एक समान गति, और इसको बोलते हैं असमान गति। एक समान गति और असमान गति, ये समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो होती है वो स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी टर्म यूज कर लो, स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, यानी कि चाल आपकी क्या रहेगी? नियत रहेगी। अभी इस टर्म को मैं समझाऊंगा, पहले समझ लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स आपके बेहतर बन जाएंगे। यहाँ पे जो होती है स्पीड वो वेरिएबल होती है। स्पीड जो है, स्पीड इज वेरिएबल, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे चाल बदलती है, चाल बदलती है। अब यहां पे कैसे समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअल में होता क्या है? जब कोई भी गाड़ी, कोई भी व्यक्ति किसी एक फिक्स स्पीड से ही चल रहा होता है, फिक्स स्पीड से ही गति कर रहा है। मान लो कि कोई कार है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ही चल रही है। 20, यहाँ पे भी 20 थी, 20 सेकंड बाद भी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से ही वो कंटिन्यूसली चले जा रही है। उसको हम लोग बोलेंगे क्या? यूनिफॉर्म मोशन। चाल नियत है, फिक्स है, वो बदल नहीं रही है, उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे आप अभी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, आपको फिर कुछ याद आया तो आपने फिर स्पीड अपनी तेज कर दी, फिर आपको कुछ याद आया, आप आराम से सोच के फिर से स्लो चलने लगे, 10 की स्पीड से आ गए। तो ये क्या है? यहाँ पे स्पीड फिक्स नहीं है। हम ज़्यादातर यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चलते, हम ज़्यादातर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का यूज़ करते हैं। या तो वो गाड़ी हो या तो वो आदमी, अगर आप पैदल भी चल रहे होते हैं तो आप क्या हमेशा एक ही स्पीड से चल रहे होते हैं, एक ही वेलोसिटी को पकड़ के चल रहे होते हैं? नहीं, हम लोग भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही करते हैं। हम लोग कभी तेज चलते हैं, कभी स्लो चलते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी फिर से भाग के चलते हैं, और ऐसे ही गाड़ियाँ भी चलती हैं। तो ज़्यादातर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग चलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे ही कंसेप्ट आपकी बुक्स में अवेलेबल है, यहाँ से आप कंसेप्ट क्लियर लेकिन करते रहिएगा। तो मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, एक ही स्पीड से आप चलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति, यानी असमान, समान नहीं है भाई, आप 20 से चल रहे हो, आप फिर 30 से चल रहे हो, 10 से चल रहे हो, तो ये आपने देखा भी होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये दो तरीके और हैं हमें मोशन को समझने के, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से। अब बढ़ेंगे आगे और देखेंगे आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे मोशन का पार्ट होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए भाई, अब बात करेंगे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आज इसको समझेंगे, फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, और लास्ट अपने पार्ट में हम लोग ग्राफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारे मोशन वाले चैप्टर में होती है उसको हम लोग कवर कर देंगे, उसको हम लोग जो है कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज जो हम लोग देखने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या? इसकी इक्वेशंस जो होती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ध्यान रखना। इक्वेशंस ऑफ, यानी कि गति की समीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, गति की समीकरण की बात करेंगे, ठीक है भाई। गति की समीकरण, देखिए ये हम सब ने पढ़ा होगा, या जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है वो आज जान जाए कि गति की समीकरण हमारे गैलीलियो ने दी थी, और हमारी 3 समीकरण है गति की, ठीक है ना। पहली समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी समीकरण है हमारी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी समीकरण हमारी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी टर्म किसके लिए यूज होगी। v हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी, हर चीज में समझाता हुआ चल रहा हूं, यानी कि अंतिम वेग के नाम से जानते हैं, अंतिम वेग, ठीक है।
v हमारा, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग हिंदी में कहते हैं, प्रारंभिक वेग के नाम से जानते हैं हम लोग। t सबको पता है कि t समय के लिए या टाइम के लिए यूज होगा हमारा। s हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि s हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं, s यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के लिए, विस्थापन के लिए। और कुछ हमारा नहीं बचा। a हमारा बचा है, तो a हमारा हो गया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, समझ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल समझ लीजिए 101% आता ही आता है। ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे तीनों इक्वेशन, जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जब तक आप साइंस बैकग्राउंड से रहेंगे। अब इनको समझेंगे कि ये आती किस तरीके से, हम लोग इसको डेरिवेशन इनकी क्या है, किस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं, ये हमारे लिए जानना है। पहले आप इन तीनों को याद रखेंगे। गति की समीकरण या कि इक्वेशन ऑफ मोशंस 3 है, जो कि गैलीलियो ने दी थी, और ये 3 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं इससे रिलेटेड और चीज़ें बताऊंगा। इसको प्रूव करके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारी इक्वेशंस जो है आती हैं। जल्दी इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आता कहाँ से उसको भी समझेंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अब एक एक इक्वेशन को समझते चलिए और देखिए किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देखिए पहली इक्वेशन जो है, पहली इक्वेशन हमारा उसी फॉर्मूले से निकल के आती है जो हमने पढ़ा था कि एक्सीलरेशन बराबर होता है v माइनस यू अपॉन में t। v माइनस यू अपॉन में t, ये हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था एक्सीलरेशन में, ठीक है ना। अगर देखिए यहाँ से मेरे को अगर मैं निकालूँ t अपॉन में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये मेरे पास निकल के आएगा v माइनस यू बराबर at। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूँ v की, तो u इधर है माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये यहाँ पे निकल के आता है u प्लस at। समझ में आ रही है। पहली इक्वेशन तो इसी फॉर्मूले से हमारी बनती है, ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन में t, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये इसके पास चला गया। v की वैल्यू हमने निकाली, ये माइनस में था, ये इधर आके प्लस में हो गया, और ये इधर पहले से ही है, तो v बराबर u प्लस at। बात समझ में आ रही होगी, बात क्लियर कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये निकल के आती है। समझ में आ रही है बात। अब हम लोग देखेंगे दूसरी हमारी इक्वेशन किस तरीके से हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। पहली तो हमारी ये है, नोट करते चलिएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, प्रूव करने के लिए एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। इसको बस इतना ही नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं ज़रूर उसको अपनी किसी भी लेक्चर में क्लियर ज़रूर कर दूंगा। हमारी दूसरी इक्वेशन होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए ये किस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है ना। ये किस तरीके से हम लोग प्रूव करके ला सकते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डिस्प्लेसमेंट का कि v बराबर होता है s अपॉन में t। देखो बच्चे, फिजिक्स जो है फॉर्मूले पे बहुत डिपेंड करती है, और खासकर ये चैप्टर आपको हर फॉर्मूले पे कमांड होनी चाहिए, इसीलिए अच्छे से समझने की कोशिश करना है इसको। हमने पढ़ा था वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अगर बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग, औसत वेग होता है v प्लस यू अपॉन में 2। v प्लस यू अपॉन में 2 क्यों? क्योंकि 2 है तो नीचे 2 से डिवाइड करते हैं। एवरेज वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पे v की जगह ये रख दूँ v प्लस यू अपॉन में 2 बराबर s अपॉन में t। बात को समझ रहे होंगे। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने v की जगह ये वैल्यू रख दी है v प्लस यू। समझ में आ रही होगी बात, क्लियर करते हुए चलेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। अब अगर ध्यान से देखें तो मैं इस t को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये t इधर चला जाएगा, यानी कि v प्लस यू अपॉन में 2 इंटू ये हो गया हमारा t बराबर s, हमारे पास ये निकल के आता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी बात, क्या है क्या नहीं है। अब अगर देखो तो हमें v की हमें वैल्यू पता है कि v बराबर, अभी हमने देखा था v बराबर होता है u प्लस
v बराबर होता है u प्लस ए टी। v बराबर ये हमने देखा है, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की। तो अगर मैं ये v की जगह यहाँ पे u प्लस ए टी रख सकता हूँ, v इस वाले v की जगह u प्लस ए टी प्लस u पहले से ही एक है अपॉन में 2 इंटू टी। समझ में आ रही होगी बात। ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब अगर देखेंगे बराबर में s यहाँ पे दिया हुआ है, तो u और u 2u हो गए प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू ये t है यहाँ पे बराबर s। ये बात क्लियर हो रही होगी, समझ में आ गई। अब चाहे तो हम t की अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। t की अंदर मल्टीप्लाई करूँगा प्लस है, इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, 2ut प्लस ए टी, टी इंटू टी करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखना टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 बराबर s है। क्लियर कर पा रहे होंगे बराबर, ठीक है। अब ये बीच में प्लस है, मैं इसको अलग अलग ब्रेक करके भी लिख सकता हूँ कि 2ut अपॉन में 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर s। ध्यान से देखेंगे ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या निकल के आता है, s बराबर ये क्या बचा यहाँ पे ut प्लस ये हाफ हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ें जो है निकल के आती है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने निकाली है। फिर से एक बार समझेंगे कि ये प्रूव करने के लिए आती है, खासकर एग्ज़ाम आप देंगे स्कूल में 9th के, तो एक स्कूल में होते हैं तो अधिकतर टीचर्स जो है ये प्रूव करने के लिए ज़रूर रखते हैं। तो हमने देखा कि v बराबर s अपॉन में t होता है, v इसकी जगह मैंने v प्लस u अपॉन में 2 रखा है, एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। v ये हो गया, t को हम इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया। v की जगह हमने इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू रख दी, v की जगह u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, u और u 2u हो गए, गुणा मत कर देना, u स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। u स्क्वायर तब होता जब u इंटू यू होते, ये u प्लस u है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेंगे। फिर t की हमने अंदर मल्टीप्लाई करी, 2ut और ए टी स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर s हो गया। ये अपॉन में था, तो मैथ जिन्होंने हल्की फुल्की पढ़ी होगी वो देख सकते हैं कि इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम सेम ही आएगा। तो 2 से 2 कटा और ये यहाँ पे हाफ ले लिया इसको, और s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये हमारा निकल के आता है। समझ पा रहे होंगे बात को। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नोट कर लीजिए, और अगर कोई भी डाउट होता है इसको समझने में तो कमेंट ज़रूर करके बताना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जल्दी से इसको एक बार नोट करेंगे और फिर हम लोग आगे का देखेंगे इसमें कि आगे किस तरीके से इसमें थर्ड इक्वेशन को हम लोग प्रूव करते हैं। जल्दी से देखेंगे, फिर आगे की इक्वेशन को हम लोग इसमें प्रूव करेंगे। ठीक है भाई, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग चलेंगे आगे। देखिए थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। इसको प्रूव करने के लिए भी हम लोग उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, v बराबर s अपॉन में t। v की जगह अभी मैंने रखा था v प्लस u अपॉन में 2 बराबर s अपॉन में t। इसको इधर ले जाएंगे तो v प्लस u अपॉन में 2 इंटू टी बराबर s। ये चीज़ हमने अभी पहले भी करी थी, अब फिर से हमें वही करना है, लेकिन इस बार हम लोग t की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से अगर निकालें, अगर आप यहाँ से t निकालते हो तो क्या निकलेगा, देखो v माइनस ये प्लस का u इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये इनटू में है, ये अपॉन में आ जाएगा, यानी v माइनस यू अपॉन में t की वैल्यू ये निकल के आती है इक्वेशन फर्स्ट से। अगर हम देखते हैं तो अब इस t की जगह मैं ये वैल्यू पुट करने वाला हूँ, v प्लस यू अपॉन में 2 इंटू यहाँ पे हम रखेंगे क्या, v माइनस यू अपॉन में जो ये हमारा a निकल के आया है। समझ पा रहे होंगे, ये इस तरीके से जो मैंने रखा है बराबर यहाँ पे हम लोग s रख सकते हैं। क्लियर एक बार करते हुए चलेंगे, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार इसको क्लियर ज़रूर करते हुए चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है,
ये v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन में 2a बराबर s। 2a को मैं इधर ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ये, तो यहां कर देते हैं इसको v प्लस यू और v माइनस यू बराबर 2as। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगर ध्यान से देखोगे तो मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2as। क्लियर कर पा रहे हैं बात को। अगर मैं v स्क्वायर निकालूंगा तो ये u माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2as इधर पहले से है ही, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से हमारी ये थर्ड इक्वेशन जो है निकल के आती है। समझ पा रहे होंगे। तो मैंने आपको तीनों ही इसको हम लोग तीनों ही इक्वेशंस को प्रूव करके दिखाया है। एक बार फिर से समझ सकते हैं, यहाँ तक हमने पहले भी किया है, बस इस बार मैंने t की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है और यहाँ पुट कर दी है। ये इनटू में था, ये अपॉन में 2a हो गया मल्टीप्लाई करके, 2 को मैं इधर ले गया हूँ 2as। ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ये आप देख सकते होंगे। इस तरीके से हमारा मैथ्स में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। v स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए u को इधर ले गया, ये माइनस में था, इधर जाके प्लस हो गया। तो ये तीनों ही जो है हमारी इक्वेशन इस तरीके से प्रूव करनी होती है, ध्यान रखिएगा। तीनों को ही मैंने प्रूव करके दिखा रहा है, वही फॉर्मूले हैं, वही तरीका है। बस आपको इस वीडियोस के थ्रू नोट्स बनाते हुए चलना है और जो समझना है वीडियो को बार बार देखना है कि कैसे किस तरीके से मल्टीप्लाई किया, क्या बताया, क्या लेक्चर में बोला है। उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि 9th क्लास का है और 9th का कोई भी बच्चा कहीं पे भी पढ़ रहा होगा तो वो मोशन से नहीं बच पाएगा, उसको मोशन पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसको मोशन पढ़ना ही पड़ेगा। अब लास्ट इसमें क्या बचा है, इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे बचे हैं दो चीज़ें, एक ग्राफ और दूसरा न्यूमेरिकल्स। तो अगली एक वीडियो में मैं ग्राफ और न्यूमेरिकल का कंसेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा। आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रॉपरली खत्म हो जाएगा, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मैं जिस तरीके से लिख रहा हूं, अगर आप उस तरीके से भी नोट्स बनाएंगे तो भी आपको बेहतर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम टाइम में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलेंगे आपसे अब अपने अगले लेक्चर में।